बिहार का एक लड़का जो पेशे से एक नाई के घर में पैदा हुआ। समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग में उसका जन्म हुआ। जब उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की तब गांव के जमींदार ने उससे पैर दबाने को कहा, लेकिन उसने ठान लिया था कि एक दिन वो अपना पैर मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे टिका कर रहेगा। ऐसा ही हुआ भी। समय ने ऐसी पलटी मारी कि वो लड़का एक नहीं 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। सीएम की कुर्सी से उन्होंने पूरे देश को सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया और देखते ही देखते लोगों के नायक यानी जननायक बन गए। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान हाल ही में किया गया। वही कर्पूरी जो बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। वही कर्पूरी जिन्हें सामाजिक न्याय की पहरेदारी का बेमिसाल नायक कहा गया। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने अपमान का घूंट पीकर बदलाव की इबारत लिखी, जिनकी ईमानदारी और सादगी के लोग आज भी कायल हैं। कर्पूरी ठाकुर ने लड़कपन से ही पिछड़ों पर ऊंची जातियों की दबंगई देखी थी और वो खुद भी इसके भुक्तभोगी थे। दबे कुचलों के लिए कुछ करने का वादा ही उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, बल्कि वंचितों का दर्द दिल में लेकर वो पले बढ़े थे। इसलिए सामाजिक न्याय का खाका तैयार करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने न सिर्फ ये खाका तैयार किया बल्कि उसको असल में लागू भी किया। इसके लिए उनको खरी खोटी भी सुनाई गई, लेकिन इरादे के पक्के कर्पूरी ठाकुर अपने जिद पर अड़े रहे। लोग उन्हें जाति सूचक गालियां देते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बेफिक्री के साथ अपना काम करते रहे। सवाल है कि वंचित समाज में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर ने कैसे मुख्यमंत्री तक की कुर्सी का सफर तय किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके इनाम के बतौर उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर आखिर सामाजिक न्याय के पुरोधा कैसे बने? इन तमाम बातों को न सिर्फ हमें और आपको बल्कि पूरे देश को जानने की जरूरत है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। गोकुलनाथ ठाकुर और रामदुलारी देवी के घर जन्मे कर्पूरी नाई यानी हजाम समुदाय से थे। पिता गोकुल ठाकुर एक निर्धन किसान थे और माता रामदुलारी देवी सामान्य गृहिणी। पिता खेती बाड़ी के साथ साथ अपनी जातिगत पेशा हजाम का काम करते थे, लेकिन कर्पूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में मेधावी थे और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। एक तरफ जहां पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, वहीं दूसरी तरफ बचपन से ही कर्पूरी के भीतर पढ़ने की रुचि और लालसा भरी हुई थी। उनके गरीब पिता ने किसी तरह जोड़ तोड़ कर उन्हें पढ़ाया लिखाया। 1940 में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन यानी पहले दर्जे से पास की। ये वो दौर था जब मैट्रिक पास बहुत कम लोग मिलते थे और फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले तो अपवाद माने जाते थे। जब कर्पूरी शहर से रिजल्ट देखकर शाम को पितौझिया पहुंचे और अपने पिता को रिजल्ट बताया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। पिता गोकुल ठाकुर को लगा कि अगर कर्पूरी को उचित संसाधन मिल जाए तो वो आगे और भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में कर्पूरी के पिता उनको गांव के जमींदार के पास ले गए। उन्होंने जमींदार से कहा, ये मेरा बेटा है, पढ़ने में बहुत तेज है, मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। यह सुनकर जमींदार ने शाबाशी देने के बजाय जो कहा, उसने कर्पूरी ठाकुर के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। जमींदार ने कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, अब चलो हमारा पैर दबाओ। तुम छोटी जाति के लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख कर काबिल हो जाओ, लेकिन तुम्हें हमारा ही काम करना पड़ेगा। जमींदार की यह बात कर्पूरी को चुभ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उनके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उस जमाने में कर्पूरी ठाकुर जैसे पिछड़ी जाति के लोगों को इसी तरह अपमान सहना पड़ता था। उनके बच्चे स्कूल न जाकर जमींदारों के छोटे मोटे काम करते थे और उसी से उनका गुजर बसर होता था।
लेकिन कर्पूरी दूसरे किस्म के लड़के थे। उनमें पढ़ने और काबिल बनने की ललक थी, लिहाजा उन्होंने आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखने की ठान ली। ऐसे में उन्होंने बगल के जिला दरभंगा का रुख किया। वही दरभंगा जो आसपास के 1 दर्जन जिलों के लिए शिक्षा का केंद्र माना जाता है। उन्होंने दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज यानी सीएम कॉलेज में दाखिला लिया। वो इतने मेहनती थे कि दरभंगा जाने के लिए हर रोज 15 किलोमीटर पैदल चलते थे और फिर ट्रेन पकड़कर दरभंगा पहुंचते थे, फिर उतनी ही दूरी वापस आते थे। उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्होंने इंटर की परीक्षा 2nd डिवीजन से पास कर ली। परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष में दाखिला लिया। इसी बीच देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था। अगस्त 1942 का दौर था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। इस आंदोलन में तमाम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। नौजवान कर्पूरी भी अपनी पढ़ाई छोड़कर जंगे आजादी में कूद पड़े। इसी बीच जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, राम अवतार शर्मा, राजेंद्र नारायण शर्मा, शारदा प्रसाद झा, रमाकांत पाठक जैसे क्रांतिकारी नेताओं से उनकी संगति हुई। वो जयप्रकाश नारायण के संगठन आजाद दस्ता में शामिल हो गए। इस दस्ता का हिस्सा रहते हुए वो नेपाल गए और वहां अंडरग्राउंड हो चुके जेपी से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच ही अध्यापक के रूप में पितौजिया के मिडिल स्कूल में वो टीचर के रूप में भी नियुक्त हुए। उन्होंने हेडमास्टर के रूप में भी कार्य किया, लेकिन गुलाम भारत को मुक्त कराने की छटपटाहट ने उन्हें अध्यापन के कार्य में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया। जेपी कर्पूरी से बेहद प्रभावित थे, लिहाजा उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया। ये वही पार्टी थी जिसकी स्थापना 1934 में जेपी, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर की थी। यह कांग्रेस के भीतर ही एक सक्रिय गुट था जो गांधी के कुछ विचारों से असहमति रखता था। कर्पूरी को जेपी का सानिध्य तो मिला ही, लोहिया ने भी उनको राजनीति का पाठ पढ़ाया। ऐसे में कर्पूरी लोहिया के भी करीब हो गए, लिहाजा कर्पूरी ठाकुर 1946 में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी का यह गुट कांग्रेस से अलग हो गया। देश में सोशलिस्ट पार्टी के रूप में नया राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। वक्त बीता, 1952 का साल आया, जब देश में पहले आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होने थे। पार्टी के आदेश पर कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी हासिल की। उधर सोशलिस्ट पार्टी और जेपी कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी का नाम रखा गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब कर्पूरी भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, लेकिन 1964 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी दरार पड़ गई। इसी का एक धड़ा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गया और कर्पूरी ठाकुर इस पार्टी का हिस्सा। 1967 में जब बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था तो इस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने, वहीं कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम रहते हुए कर्पूरी ठाकुर को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। इस साल 9 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी, यानी वहां गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी। इन राज्यों में बनी गैर कांग्रेसी सरकारों के केंद्र में राम मनोहर लोहिया थे। इन सरकारों को लोहिया ने 2 मूल मंत्र दिए। पहला ये कि मैट्रिक परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। दूसरा, 6 एकड़ से कम यानी अलाभकर जोत वाले किसानों से लगान न वसूला जाए। ऐसे में 1967 की बिहार सरकार में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इस परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर तो होता था, लेकिन रिजल्ट में उसके अंक नहीं जुड़ते थे, यानी अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में फेल भी है तो उसे पास माना जाने लगा। बिहार बोर्ड में अभी भी यही नियम लागू है। उस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन कहकर उड़ाया जाता था। असल में उस दौरान अंग्रेजी में शिक्षा सिर्फ अभिजात वर्गों या यूं कहें कि अमीर लोगों के कब्जे में थी। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाके के गरीब विद्यार्थी अंग्रेजी से कोसों दूर थे। संसाधनों की कमी सबसे बड़ी वजह थी, इसलिए ये विद्यार्थी जब मैट्रिक की परीक्षा देते थे तब अंग्रेजी के पेपर में फेल हो जाने पर ये मैट्रिक की परीक्षा में भी फेल हो जाते थे।
कितने लड़के लड़कियां तो अंग्रेजी के कारण 8वीं 9वीं से आगे की पढ़ाई ही नहीं कर पाए। इससे गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर सीमित हो गए थे। हालांकि कर्पूरी ठाकुर के इस कदम की खूब आलोचना हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचा दिया। इसी दौरान उन्होंने आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फीस को माफ करने का ऐलान किया और उसे लागू भी किया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। इससे हाशिए पर जा चुके वर्गों के बच्चों की पढ़ाई का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के प्रयास से ही बिहार सरकार की कैबिनेट ने अलाभकारी जोतों के लिए लगान माफी वाला फैसला भी पास कर दिया। इस तरह लोहिया के दोनों सुझावों को बिहार सरकार ने अमली जामा पहनाया। इसके बाद कर्पूरी की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बन गए। हालांकि 1967 से लेकर 1980 तक का दौर बिहार की राजनीति में भीषण अस्थिरता वाला रहा। इस अस्थिरता की वजह थी कि एक और मतदाताओं में कांग्रेस को लेकर भारी नाराजगी थी, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों को लेकर उनमें मजबूत भरोसे की कमी थी। इस सियासी अस्थिरता के दौर में कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति की धुरी बने रहे। 1967 में वो उप मुख्यमंत्री बने, फिर करीब 2 साल बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। चूंकि 1967 के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों ने एक गठबंधन के तहत सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं सकी। 1969 के फरवरी महीने में बिहार में मध्यावधि चुनाव हुआ। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। बिहार में कुल 318 विधानसभा सीटें थी। बहुमत के लिए 160 सीटों की जरूरत थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस केवल 118 सीटें ही जीत सकी, जो बहुमत से काफी कम थी। इस खंडित जनादेश में कर्पूरी ठाकुर की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 52 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। जनसंघ ने 34, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 25 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 17 सीटें जीती। साल 1967 की तरह इस बार भी गैर कांग्रेसी सरकार बनने की पूरी संभावनाएं थी, मगर पार्टियों की बढ़ी आकांक्षाओं और वैचारिक विरोध के चलते यह मुमकिन नहीं हो सका। इसी साल वामपंथी दलों ने ऐलान किया कि वे ऐसे किसी भी गठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं जिसमें जनसंघ ना हो। ऐसे में कांग्रेस विरोधी दल एकजुट नहीं हो सके और कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों को साथ लेकर सरकार बना लिया, मगर यह सरकार मुश्किल से 5 महीने भी नहीं टिक पाई। इन महीनों में हरिहर प्रसाद और भोला पासवान शास्त्री 2 लोग मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान की सरकार को जनसंघ का समर्थन हासिल था, लेकिन 2 हफ्ते से भी कम समय में जनसंघ ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नतीजतन 4 जुलाई 1969 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लगभग 6 महीने तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसके बाद कांग्रेस की फिर से सरकार बनी और दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस सरकार का भी वही हश्र हुआ। कर्पूरी ठाकुर की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की पहलकदमी से साल 1967 की तरह फिर एक बार संयुक्त विधायक दल का गठन हुआ। कर्पूरी ठाकुर संयुक्त विधायक दल के नेता बने और 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उनके पास 169 विधायकों का समर्थन था। गवर्नर ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और इस तरह वो पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर भी सिर्फ 5 महीने ही मुख्यमंत्री रह सके और गठबंधन की सरकार गिर गई। दूसरी बार कर्पूरी ठाकुर आपातकाल के बाद सूबे के मुख्यमंत्री बने। असल में इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। इस चुनाव में 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के विलय से एक दल का गठन हुआ था, जिसे नाम दिया गया था जनता पार्टी। कर्पूरी ठाकुर की संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी इसी में विलय हो गया। उस आम चुनाव में जनता पार्टी को कुल 295 सीटों के साथ बम्पर जीत मिली। केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। 24 मार्च को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 30 अप्रैल को 8 राज्यों की कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ये राज्य थे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इसके पीछे तर्क दिया गया, चूंकि आम चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टी को बम्पर जनादेश मिला है, इसलिए इससे ये पता चलता है कि राज्यों की कांग्रेसी सरकारों से भी जनता संतुष्ट नहीं है। उन राज्यों में जब दोबारा चुनाव हुआ
तो सभी राज्यों में जनता पार्टी की जीत भी हुई। बिहार में जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। मुख्यमंत्री पद वाले कई दावेदारों को पछाड़कर कर्पूरी ठाकुर दूसरी और अंतिम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी का बतौर सीएम यह कार्यकाल पहले की अपेक्षा ज्यादा लंबा और दमदार था। यही वो कार्यकाल था जब शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू कर कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के मसीहा बन गए। असल में जब 1969 में कर्पूरी पहली बार सीएम बने तभी उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत कर दी थी। राजकाज और शासन में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी की मांग कोई नई बात नहीं है। उनके राजनीतिक गुरु और कद्दावर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और भी पहले से पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे समाजवादी दल एक जमाने से पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा उठा रहे थे। लोहिया नारा लगवाते थे, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। इसलिए कर्पूरी भी राजकाज और शासन में पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर बहुत मुखर थे। 1971 में जिस साल कर्पूरी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दिया था, उसी साल बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया था। इस आयोग का मकसद बिहार में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना था। आयोग ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी और 128 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और 93 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए सरकारी नौकरियों में उनके लिए 26% और शैक्षणिक संस्थानों में 24% आरक्षण की सिफारिश की। पर तब की बिहार सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को लागू कराने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर सत्ता में आए तब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति की सिफारिशें लागू कर दी। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के अंदर अति पिछड़े वर्गों की पहचान की और 20% आरक्षण को इन दो वर्गों के बीच बांट दिया। यह पहली बार था जब किसी राज्य में अति पिछड़े वर्गों की भी पहचान की गई थी। कर्पूरी ने वो कर दिखाया जिसे अब तक भारत की कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं कर पाई थी। तभी राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ा आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी। वक्त की नब्ज पकड़ते हुए मोरारजी देसाई ने 20 दिसंबर 1978 को मंडल आयोग का गठन किया, जिसने देश की राजनीति बदल कर रख दी। मुंगेरी लाल कमीशन को लागू कर राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के चलते कर्पूरी हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। बिहार के आम लोगों ने तो उनकी आलोचना की ही, उनके साथ के सवर्ण विधायक भी उनके दुश्मन हो गए। वहीं जब उन्होंने बिहार में हदबंदी लागू करना चाहा ताकि गरीब गुरबों को भी जमीन में हिस्सेदारी मिले, तब पिछड़े वर्ग के वैसे विधायक जिनके पास खूब जमीनें थीं, वे भी कर्पूरी के खिलाफ हो गए। मतलब यह कि वो समाज के दबे कुचले, शोषित, गरीब और हाशिए पर जा चुके लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते थे, उसमें उनके साथी विधायकों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन कर्पूरी बिहार की परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज बने रहे। चूंकि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए पार्टी में लगातार विवाद गहराता गया। पार्टी में बढ़ते विरोध को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर ने 21 अप्रैल 1979 को पद से इस्तीफा दे दिया। 1980 में केंद्र और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार आ गई। इसके बाद बिहार में लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते रहे। कर्पूरी ठाकुर विपक्ष की राजनीति करते रहे। 17 फरवरी 1988 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। भले ही कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे, लेकिन सामाजिक न्याय का उनका नारा आज भी बिहार में बुलंद है। ईमानदार और सादगी भरी जिंदगी जीने वाले कर्पूरी कितने महान थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब वो इस दुनिया से गए तो विरासत में अपने बच्चों के लिए घर के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी छोड़कर गए। न उनके बैंक खाता में पैसे थे, न ही कोई संपत्ति थी। वो इतने ईमानदार और साधारण थे कि जब 1952 में विधायक बने तब भी उन्होंने खुद के लिए कोट तक नहीं खरीदा। विधायक बनने के बाद कर्पूरी बाबू को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यूरोप जाना था, मगर उनके पास एक कोट तक नहीं था। एक दोस्त से कोट उधार मांगा तो वो भी बहुत पुराना था। जैसे तैसे कर्पूरी ठाकुर ने मैनेज किया और वही कोट लेकर यूरोप गए। कर्पूरी प्रतिनिधि मंडल के साथ जब युगोस्लाविया गए तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है, लिहाजा उन्होंने कर्पूरी को एक कोट गिफ्ट किया।
अगर आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है तो सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय राजनीति में अभी भी प्रासंगिक हैं। 70 के दशक में उन्होंने जो भी कदम उठाए वो सब उस कालखंड में विवादास्पद रहे, उन पर विवाद हुआ। बात चाहे पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण की करिए या मुफ्त शिक्षा की करिए, कर्पूरी ठाकुर के सभी विचार तब विवादित थे, लेकिन मौजूदा वक्त में लगभग उनके सभी फैसले अपनाए गए हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारों की बात करिए, सभी ने उनकी नीति को अपने यहां लागू किया है। इससे यह पता चलता है कि उनकी सोच कितनी आगे की थी, कितनी विजनरी थी और उनके फैसले कितने प्रासंगिक थे। 1978 में जब उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, उसके करीब एक दशक बाद देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और देश में पिछड़े वर्ग की राजनीति परवान चढ़ी। उन्होंने जब मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया, तब यह फैसला भी विवादों में था, लेकिन मौजूदा वक्त में यह एक संवैधानिक अधिकार बन चुका है। अनुच्छेद 21A में 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सामंती अत्याचार से लड़ने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने दलितों के हाथों में भी हथियार का लाइसेंस देने की मांग उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति नहीं मिलने के कारण देश में यह लागू नहीं हो सका। इसके पीछे कर्पूरी का मकसद दलितों को सशक्त बनाना था। भले ही तब उनकी ये बात नहीं मानी गई, लेकिन मौजूदा वक्त में देश भर की सरकारें दलितों को सशक्त करने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही हैं। वे एक ऐसे शख्स थे जिनके भीतर ईमानदारी, सादगी, करुणा और न्याय के साथ करोड़ों गरीबों और वंचितों के प्रति गहन लगाव और अनुराग था। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार से साफ कह दिया था कि वो जनसेवा कर रहे हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद न रखी जाए। जब कोई रिश्तेदार उनसे नौकरी मांगने आता तो वो उसे कुछ रुपए देकर वापस भेजते। जब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पिता नाई का ही काम करते थे। एक बार अपने जन्मदिन के मौके पर जब वो लोगों के बीच अपनी चिर परिचित वेशभूषा, फटा कुर्ता, पुरानी चप्पल, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा पहने कमरे में दाखिल हुए, तब लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। उस पार्टी में चंद्रशेखर भी मौजूद थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के लिए सबसे चंदा मांगना शुरू कर दिया। जब कुछ 100 रुपए जमा हो गए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को रुपए देते हुए कहा कि अपने लिए 2 जोड़ा अच्छा धोती कुर्ता खरीद लीजिए। कर्पूरी ने रुपए जेब में रखते हुए बड़ी सादगी से कहा, मैं ऐसे ही ठीक हूं, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत फंड में जमा कर दूंगा। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। वर्तमान समय में जब राजनीति में भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण सामने हैं, तब कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता की कहानी हमें हैरान करती है। राजनीति में ईमानदारी और शुचिता हमें इसलिए हैरान करती है क्योंकि यह सब अब गुजरे दिनों की बात हो गई है। लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों से सवाल पूछने लगे और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें, तो मुमकिन है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार हो। फिर राजनीति भी बदलेगी और यह देश भी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार किसी दिलचस्प कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसे लेकर आपके जो भी सुझाव हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।